अपील कर कर के हम अपने ग्रुप की तरफ से थक गए कि हम आपको पढ़ाना चाहते। मैं बिहार के शरीयत अमीर साहब से मिला। उनसे मैंने कहा अपने प्रोग्राम के बारे में। नए नाजिम साहब से मिला, फ़्लाइट में मेरे साथ बैठे थे। उनसे मैंने अपील की। हम विवादों की बात, ओवैसी साहब की बात, मस्जिद की बात, मंदिर की बात, मुसलमानों के लिए जो स्कूल्स खोले गए मोहल्ले के अंदर, तब आप कहते हैं वहाँ पढ़ाई नहीं होती, लेकिन भाभी जान की चाची की मौसी वहाँ टीचर है। चूँकि ये वक्त इलेक्शन का है तो इसे इलेक्शन से बिल्कुल जोड़ा नहीं जाए। बल्कि 1100 मुसलमान बच्चों को बी फार्मा पूरे मुल्क से पढ़ाने के लिए 1 रुपए की फीस नहीं मांग रहे। मस्जिदों में और खुतबों में, जुमा के खुतबे की बात कर, सूद लेना हराम है, हालात कैसे भी हों। सूद देना हराम है और सूद का लिखना हराम है, जैसी हदीसों पर तरजीह देते हैं। सूद से पढ़ना हराम है। मेरा सवाल ये है कि नहीं, अपने मामलात की बात कर रहा हूँ। मैं हाथ जोड़ना नहीं चाहता, पर मैं आपसे इस बात की भीख मांग रहा हूँ कि अगर आपका कोई मामला मेरे साथ फंसा है तो इसकी तहकीक कर लीजिए। आइए उस मामले को खबर में जाने से पहले ठीक कर लेते हैं। आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते किसी गैर इस्लामिक इंसान पर भी बिना तहकीक के। मैं तो इस्लाम के अंदर हूँ। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है और कितना मीनिंग है इस शेर का कि घर के दहलीज से जो पैर निकाले हमने, अश्क रुकते ही नहीं थे, कितने संभाले हमने। हम तो चलते रहे दिल में मंजिल की तमन्ना लेकर, मुड़ के देखे ही नहीं पैर के छाले हमने। 10 साल 12 साल के सफ़र के बाद भी ये कहना, ये अपील करना बार बार कि मुसलमानों, तालीम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है अपने वजूद को क़ायम करने के लिए। जो वजूद हमने खोया खोया सा महसूस किया इन चंद सालों में, उसकी सिर्फ़ एक वजह है कि शेरवानी में, टोपी में और दाढ़ी में कई चेहरे, कई ऐसे लोग इस्तेमाल कर लिए गए नेताओं के मंच पे। हमारा इस्तेमाल इससे ज़्यादा नहीं हो पाया। कहाँ हम आए थे समाज की रहबरी करने, हम खुद की रहबरी नहीं कर पाए। ये ड्रेस के साथ आपके साथ मिलने की सिर्फ एक वजह है ताकि हम आपसे बात करते वक्त आप जैसे लगें। ये मेरी मजबूरी भी है। अपील कर कर के हम अपने ग्रुप की तरफ से थक गए कि हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। चाहे वो कोई भी बच्चा हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ज़रूरतमंद हो, यतीम हो, हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। कई ऐलान के बाद भी घर बैठे बिना तहकीक के इल्ज़ाम लगाया गया कि हम कुछ क्या कर रहे हैं समझ से परे। मैं बिहार के शरीयत अमीर साहब से मिला। उनसे मैंने कहा अपने प्रोग्राम के बारे में। नए नाजिम साहब से मिला, फ़्लाइट में मेरे साथ बैठे थे। उनसे मैंने अपील की, उन्हें बताया अपने प्रोग्राम के बारे में कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे हम हज़ारों हज़ार मुसलमान बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको उस मंजिल तक पहुंचा सकते हैं जो ख्वाब वो पैसे की वजह से नहीं देख पा रहे। पैसे की अभाव में, पैसे की कमी में वो ख्वाब घर बैठे ही टूट जा रहा है। हमने अपील उनसे भी की और ना जाने हर दरवाज़े खटखटाए। ये लड़ाई तब तक नहीं लड़ी जा सकती, ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। ये कोई छोटी सी लड़ाई नहीं बल्कि एक युद्ध जैसा लगता है। और युद्ध क्यों ना लगे, क्योंकि हम
ने अपनी कौम को टायर पंचर दुकान और मुर्गी खानों से अपनी पहचान बनाने में दूसरे मुल्क में और दूसरे शहरों में एक ऐसी वसात क़ायम कर दी कि हम अपने जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए क्या कुछ छोड़कर जाने वाले हैं। ये सारे सवाल मतलब एक दर्द सा है, एक महसूस होता है कि हमने अपने आने वाले जनरेशन को जवाब देने के लिए क्या ख़ास रखा है। तो इसी सिलसिले में आज का जो ये पूरा प्रोग्राम है, मुझे पता है कि हम जो मुसलमान हैं वो कन्हैया की बात, हम हार्दिक पटेल की बात, हम विवादों की बात, ओवैसी साहब की बात, मस्जिद की बात, मंदिर की बात और कई यूथ जो आज हमारे समाज के हैं वो सलमान ख़ान की बात करने में और उसे शेयर करने में देर नहीं करते और विवादों में फंस करके हम जैसे किसी दूसरे मुद्दों में फंस करके अपने मेन मकसद को ही भूल गए। ये वीडियो कितना देर देख पाएंगे आप, मुझे नहीं पता। हम इसके ऊपर एक सीरीज़ करने जा रहे हैं। ये सीरीज़ आप देखें ना देखें, ये सीरीज़ तब तक मौजूद रहेगा जब तक कि ये शायद दुनिया में सोशल मीडिया कायम रहेगा और शायद मैं रहूँ ना रहूँ, तो कहा जाएगा कि हाँ, इस एक पहल ने कुछ कोशिशें की थी। मैं बात कर रहा हूँ हायर एजुकेशन की इनरोलमेंट में लगातार मुसलमानों की गिरावट की। मैं बात कर रहा हूँ हायर एजुकेशन में मुसलमान बच्चे के पिछड़ जाने की। पिछले कुछ वर्षों में मुसलमानों के हायर एजुकेशन के इनरोलमेंट में लगातार कमी आई। हम सरकार को कोसते रहे और कई बातों से, कई वजहों से, जिसकी कोई वजह नहीं थी। हमने अपनी इनरोलमेंट्स कराई ही नहीं, हम माइनॉरिटी फ़ंड की बात करते रहे। हमने गेट पास लिया ही नहीं और हमने ना जाने पर सोच जताना शुरू कर दिया। ऐसे कई वजह हैं कि हमने अपने दानिश्वरों को लॉन्ग राउंड टेबल पे ये बातें करते सुना कि माइनॉरिटी का फ़ंड कम हो गया। जब मैंने उनसे पूछा कि माइनॉरिटी की एप्लीकेशंस कितनी गई हायर एजुकेशन के फ़ंड को लेने के लिए, कभी हमने इस पे कोई ऐसा रिसर्च रूम बनाया, रिसर्च सेंटर बनाया है, तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। जबकि वो इल्ज़ाम तक लगाने में देर नहीं कर रहे थे कि कहीं मैं बीजेपी का कोई एजेंट तो नहीं। जब कोई जवाब उनके पास नहीं होता, जो अपने आप को दानिश्वर कहते हैं, तो वो इल्ज़ाम तराशी कर देते हैं। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ख़ास तरीक़े से मेंशन किया गया है। सहाबा इकराम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़माने में ये ख़ास तरीक़े से याद दिलाया कि तब तक किसी पे इल्ज़ाम मत लगाओ जब तक कि कोई तहक़ीक़ ना करो। मैंने आज से बहुत पहले 10 साल 12 साल से एक उर्दू के हर पेपर में, कौमी तंज़ीम, पिंदार, तासीर, राष्ट्रीय सहारा उर्दू, ना जाने अनगिनत उर्दू के पेपर्स में मैं ये लिखता रहा कि मैं मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई बच्चे को जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन पैसे के अभाव में, पैसे की कमी में, तंगी में किसी वजह से वो पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये ट्रस्ट उनके फ़ीस की ज़िम्मेदारी उठाएगा। ये ऐलान एक बार नहीं, हर दिन किया जाता है और पिछले 10 सालों में और हर साल 365 दिन मल्टीप्लाई इनटू 10 टाइम्स कहा गया कि मुसलमान, ना कि सिर्फ मुसलमान, कोई भी बच्चा, कोई भी धर्म का बच्चा, लेकिन ख़ास तौर से एक माशरे को उठाने की कोशिश पर्सनल तौर से मैंने इस ग्रुप में रहकर की। मेरा सवाल ये है कि तब बहुत अटेंशन की ज़रूरत उस हर शरीयत अमीर की थी और है भी, वो हर दानिश्वर की थी और है भी, वो हर पढ़े लिखे उस दानिश्वर की थी और है भी कि कुछ भी जो पेपर में लिखा है कि मैं उन मुसलमान बच्चों को फ़ीस के बग़ैर हॉस्टल और खाने रहने की फ़ीस पर और एग्ज़ाम फ़ीस पर पढ़ाना चाहता हूँ, और यदि बच्चा यतीम है, अगर बच्चा यतीम है तो उसको खाना रहना देकर पढ़ाना चाहता हूँ।
ये ऐलान अपने आप में तहकीक का मौजू था, और शायद हमारे दानिश्वर भूल गए कि अगर कोई अवैस अंबर, अगर कोई रोजमाई ट्रस्ट ऐसे बच्चों को अपील के ज़रिए बुलाकर उनके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि इस ट्रस्ट की इस योजना को वो गंभीरता से समझें, मेरी रहबरी करें और मुझे रोकें। बजाय इसके उन्होंने कभी तहकीक तो की नहीं, इस बात को भी जानने की कोशिश नहीं की कि साल दर साल ये कारवां बढ़ता गया, लेकिन अगर इसमें कुछ सच्चाइयाँ थीं तो दानिश्वर तब भी अपने राउंड टेबल से मीटिंग में इसके लिए ज़रूरत नहीं समझ पाए कि क्या ये सच है। और अगर सच है तो जहाँ कई ज़िंदगियाँ बिगाड़ी जा सकती थीं, उसी आधार पे, उसी कॉन्सेप्ट पे कई ज़िंदगियाँ बनाई भी जा सकती थी। तब भी वो दानिश्वर सोए रहे और अपना बैनर चमकाते रहे। और हर शख्स से मैंने ये ज़ुबान से सुना कि वो मुसलमानों की खिदमत करना चाहता है, वो स्कूल बनाना चाहता है, वो कॉलेज बनाना चाहता है, वो यूनिवर्सिटी क़ायम करना चाहता है, और हर के बैनर पे उसका आइडियल इंसान सर सैयद अहमद ख़ान थे। उनके तर्ज पे मुसलमानों की खिदमत का नज़रिया छोटे से बैनर्स पे दिखता है। मेरा सवाल यह है कि वक्त बदल चुका है, ज़रूरत के हिसाब से, वक्त के हिसाब से और हालात के हिसाब से मैं ये दानिश्वरों से पूछता हूँ कि कहीं आप उस बैनर पे सर सैयद अहमद ख़ान साहब जिनके ख्वाब ने कई मुसलमानों की रहबरी की, उनको एक मोटिवेशन दिया और साथ ही साथ उनकी मंजिलें दी, उस बैनर पे उनके ख्वाब को जोड़कर कहीं आप अपना व्यापार तो चमकाना नहीं चाहते? स्कूल आप खोलना चाहते हैं, स्कूल से आप देश में उन लोगों की खिदमत करना चाहते हैं जो गरीब लोग हैं, गरीब मुसलमान हैं। लेकिन भारत के सेक्शन आर्टिकल 21A के तहत तो स्कूल पहले से ही फ्री है। खिचड़ी खिलाकर, साइकिल देकर हमारा चीफ मिनिस्टर और दूसरे सारे चीफ मिनिस्टर बिना धर्म और बिना जाति को देखे वो तो पहले से ही इस मेहनत में लगे हैं कि वो मुसलमान बच्चा 10वीं तक, हिंदू बच्चा 10वीं तक, सिख बच्चा 10वीं तक पढ़े। तब आप कहते हैं मुसलमानों के लिए जो स्कूल्स खोले गए मोहल्ले के अंदर, तब आप कहते हैं वहाँ पढ़ाई नहीं होती, लेकिन भाभी जान की चाची की मौसी वहाँ टीचर हैं। आप ही के मोहल्ले में वो स्कूल खोला गया। तहकीक की ज़रूरत है कि हम उस स्कूल को क्या नाम दें और इस स्कूल को किस तर्ज पे हम चला रहे हैं। हम पहले पार्लियामेंट में CA के विरोध में खड़े हो जाते हैं, NRC के विरोध में खड़े हो जाते हैं, मतलब हम इम्प्लीमेंट चाहते हैं, कोई एक्ट में इम्प्लीमेंट चाहते हैं। क्या आर्टिकल 21A एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं है? तो उस एक्ट के इम्प्लीमेंट का एग्जीक्यूशन क्या मोदी जी करेंगे? क्या नीतीश जी करेंगे? क्या ओवैसी साहब करेंगे? या हम सब की जिम्मेदारी है कि उस एक्ट का इम्प्लीमेंट होने के बाद एग्जीक्यूशन समाज में गंभीरता से कराया जाए, और वो हर इमाम की जिम्मेदारी है, वो हर माशरे के ज़िम्मेदार मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि जिस तरह वो 5 वक्त की नमाज को फ़र्ज समझता है, उसके हकूक़ को समझता है, रिश्ते की हकूक़ को समझता है, तो मुल्क के उस एक्ट की हकूक़ को भी समझना उसका फ़र्ज़ है। और वो जाए स्कूल की अटेंडेंस से लेकर के वो साथ ही साथ उसकी क्वालिटी एजुकेशन की देखभाल करे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। एक्ट है, इम्प्लीमेंट है, एग्जीक्यूशन नहीं है। लेकिन हम सब किसे कोस रहे हैं, क्या चाहते हैं, और क्या इससे बदलाव आएगा? तो दानिश्वरों ने पहले कहा दाढ़ी लगकर, टोपी पहनकर, शेरवानी पहनकर कि हम स्कूल खोलना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं। कई वीडियोस मौजूद हैं मेरे पास, मैं आपको इस सीरीज़ में डालूंगा। जिनको स्कूल से दिल नहीं भरा, उन्होंने कॉलेज खोलने को ख्वाब में रखा।
यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंचने के लिए कॉलेज खोलने के ख्वाब से शुरू किया। क्या उन्होंने फ़ीस नहीं ली? क्या उन्होंने उस ख्वाब के अंदर पहले दिन से ही कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लाया? वैसी साहब एक अच्छे मुसलमान नेता हैं, अच्छी बात करते हैं। मेरी सिर्फ उनसे इतनी सी कभी कभी नोक झोंक रहती है कि वो पूरे मुल्क की बात क्यों नहीं करते, सबकी बात करते तो और बेहतर होता। मैं उनके ही कॉलेज और स्कूल की बात करता हूँ। क्या वहाँ फ़ीस नहीं लगती? और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज़म खान और वैसी जैसे चेहरे क्या पहले कॉलेज के कॉन्सेप्ट में फ़ीस की माफ़ी का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं? ऐसे कई, एक दो नहीं, तीन चार नहीं। चूँकि ये वक्त इलेक्शन का है तो इसे इलेक्शन से बिल्कुल जोड़ा नहीं जाए, बल्कि मेरा मकसद आज इलेक्शन के मूड में इलेक्शन की बात करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये बताना है कि ना कि बड़े चेहरे, उसके साथ जितने छोटे चेहरे। बिहार के मेडिकल कॉलेज की बात करें, क्या वहाँ फ़ीस नहीं लगती? बाद में एमपी बना दिए गए। एमपी साहब क्या अपने कॉलेज में बच्चों की फ़ीस नहीं लेते? तब वो ख्वाब जो उन्होंने शुरू किया था सर सैयद का, मेडिकल कॉलेज बनने के बाद तक पूरा नहीं हुआ अभी तक। क्या उन्होंने कोई ऐसी तहरीक चलाई है कि जहां वो फ़ीस नहीं लेंगे? तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि हम स्कूल से समाज की खिदमत करेंगे, हम कॉलेज बनाकर समाज की खिदमत करेंगे, मैं ये नहीं कहता कि ये बुनियादी तौर पर गलत रास्ता है, लेकिन हम अपने युवा मुसलमानों से ये अपील करते हैं, क्योंकि मेरा युवा मुसलमान ये समझता है, मेरा यूथ ये समझता है कि ओयो का कॉन्सेप्ट किसी होटल के बना देने वाले कॉन्सेप्ट से बेहतर है। ओला का कॉन्सेप्ट 4 टैक्सी खरीद कर टैक्सी चलाने के कॉन्सेप्ट से बेहतर है। प्लेन की कंपनी बनाकर प्लेन खरीद कर प्लेन उड़ाने से बेहतर क्लियर ट्रिप का कॉन्सेप्ट है, ये युवा समझता है। लेकिन हमारे जो रहबरी करने के लिए जिस स्टेज पे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जिनकी मैं इज्जत तो करता हूँ, क्योंकि मेरे ख़ानदान में, मेरे माशरे में, मेरे परिवार ने, मेरे माँ बाप ने उनकी इज्जत करना हमें सिखाया है, लेकिन हम उन्हें कैसे समझाएं कि उनको इस तालीम की स्पीड में, मॉडर्न एजुकेशन की स्पीड में अगर वो नहीं चल पाए और उन्होंने उनकी रहबरी कर डाली तो हमारा यूथ भी पिछड़ सकता है। उनको ये पढ़ना पड़ेगा कि क्लियर ट्रिप का कॉन्सेप्ट क्या है, ओयो का कॉन्सेप्ट क्या है और ओला का कॉन्सेप्ट क्या है। जो कॉन्सेप्ट रोज माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्योंकि उन्होंने किताब नहीं पढ़ी कॉपीकेट 101 जो अमेरिका के एक राइटर ने लिखी। उन्होंने किताब नहीं पढ़ी रॉबर्ट कियोसाकी की। उसने कहा कॉपी दोज दे आर सक्सेस। तो उस कॉन्सेप्ट को यहूदियों ने सही तरीके से पूरी दुनिया में अपने माशरे के डेवलपमेंट पर इस्तेमाल किया, लेकिन हम मुसलमानों में कोई यूथ तैयार ही नहीं हुआ कि उस कॉन्सेप्ट को हम ला करके अपनी कौम की खिदमत कर पाएँ। और जब अवैस अंबर रोज़ माइन का चेयरमैन ये कॉन्सेप्ट लोगों से बता रहा है, लोगों को बोल रहा है, तो लोग जमा होने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए तैयार नहीं है। मैं चाहता क्या हूँ कि हम कॉलेज नहीं खोलें, क्योंकि हमारे पास खोलने का पैसा भी नहीं है। सिर्फ कॉलेज मात्र खोल देने से हम 320 सीटों के लिए किसी एक स्ट्रीम के मालिक बन सकते हैं, लेकिन हम कॉलेज से 320 कॉलेज को सीट को चलाने के लिए हम उन बच्चों से जो फीस लेंगे उससे उसकी खिदमत नहीं हो पाएगी। हम एक स्ट्रीम पे ही एक कॉलेज खोल सकते हैं। जैसे अगर हम फार्मा की खिदमत करना चाहते हैं और मुसलमान बच्चों को फार्मा में लाना चाहते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 60 सीटों की एफिलिएशन का एक कॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन हम उस 60 सीटों को चलाने के लिए जो खर्च मुहैया करना चाहते हैं, उसके लिए हमें उन बच्चों से फिर फीस लेनी होगी और एक कैंपस भी बनाना होगा 2.5 से 5 एकड़ का, और फिर हम वो खिदमत का नज़रिया भूल जाएंगे। लेकिन मेरी औलादें, अवैस अंबर की औलादें, उस कैंपस, उस प्रांगण का बंटवारा कर वो अपनी ज़िंदगी में, अपने इस्तेमाल में, अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मेरी दौलत
कि हिस्सेदार बन करके वो अपना तो पेट पाल लेंगे, अपने ख्वाब तो पूरे कर लेंगे, फिर समाज का वो ख्वाब अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैंने अपने ज़िंदगी में एक ख्वाब देखा कि मैं कॉलेज नहीं खोलूँगा, मैं स्ट्रीम्स को साइन करूँगा जो स्ट्रीम चलाने वाले लोग हैं, और अल्लाह ने उस ख्वाब को पूरा करने के लिए, उस सपने को देखने के लिए वो नज़रिया पैदा कर दिया, और अल्लाह ने ये दुआ कबूल कर ली, और हमने बी फार्मेसी की 1100 सीटों पर मुआहदा कर लिया, और हमने कोई कॉलेज नहीं खोला। अब हम 1100 मुसलमान बच्चों को बी फार्मा पूरे मुल्क से पढ़ाने के लिए 1 रुपए की फ़ीस नहीं मांग रहे हैं। यह है हमारा कॉन्सेप्ट, जो हमारे उन उजली दाढ़ी वाले लोगों को, उन पके बाल वाले लोगों को समझना होगा, मेरे गार्जियन बन करके, मेरा पेरेंट्स बन करके उन्हें समझना होगा। 1100 सीटों का मुआहदा, आप आके हमारे साइन पेपर को देखिए कि हमने वो कैसे लाया, किस तर्ज पे लाया, किस मुआहदे पे लाया। और हमने इंजीनियरिंग की हर स्ट्रीम को मिला करके 5000 प्लस सीटें साइन की 4 सालों के लिए। 5000 सीटों का एक जामिया बनता है साहब, 5000 सीटों का एक अलीगढ़ बनता है। इस 10 साल की मेहनत और कॉन्सेप्ट ने 5000 इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए जब अनाउंसमेंट करने पे मुझे मजबूर कर दिया एग्रीमेंट के बाद, तो मुसलमान 35% एप्लीकेंट हैं आज। और जहां हम एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं, वहीं कई दानिश्वर मुल्क में कन्याकुमारी से कश्मीर तक इनरोलमेंट की नहीं, इनरोलमेंट के तैयारी पे बहुत ज़ोरों से आवाज़ बुलंद करके, फंड जनरेट करके और तैयारी के नाम पे कोचिंग माफिया से मिलकर कोचिंग का व्यापार बढ़ा रहे हैं। मैं बहुत आसानी से समझा सकता हूँ कि हम 2+2 4 होता है जैसे हिसाब में भी कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। हम बात करें तैयारी कराने वाले उन माशरे की जिनको तैयारी के बाद के रिजल्ट्स का अंदाज़ा ही नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं नीट की तैयारी की, तो मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि 720 में अगर कोई एक मेरिट वाला एक मुसलमान बच्चा, मुसलमान बच्ची 450 से 500 रैंक ले आता है, तो उसके 50 लाख खर्चे हैं स्टेट गवर्नमेंट एफिलिएटेड सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी के जो फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने फ़ीस फिक्स की है, उसकी रकम हम उस गरीब बच्चे को, मिडिल क्लास बच्चे को किस माशरे से मुहैया कराएंगे अगर हम मेडिकल की बात कर रहे हैं तो। और तैयारियां तो खूब चल रही हैं, तैयारियों के नाम पे बैनर चमकाए जा रहे हैं, X30, Y30, Z30, Z60। क्या हम सिर्फ नाम के लिए काम कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ इस पैगाम को समझने से इनकार करने के लिए झूठ की बुनियाद पर रेत का महल खड़ा करना चाहते हैं? हम जेई की बात कर रहे हैं, नीट के बाद 14,88,700 बच्चे एप्लीकेंट के रूप में एग्ज़ाम में बैठते हैं। अराउंड 87-88,000 सीटें सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए अलॉट कर दी जाएंगी। तो क्या हम 13 लाख प्लस कैंडिडेट को बेकार कैंडिडेट कह सकते हैं? क्या उनको हम उनके मंजिल पे पहुंचाने के लिए कोई प्रोग्राम रखते हैं? और उनका क्या होगा जिन्होंने 1 लाख प्लस रैंक ला करके अपने ज़िंदगी को टेक्निकल एजुकेशन के रास्ते पे सजाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की कोशिश करी? तो उनके लिए हमारे पास रास्ते क्या हैं? हमने जहां डावोस पर एक्ट पर गांधी मैदान भर दिया, तलाक हो कि ना हो, और तलाक के एक्ट में क्या सुधार होना चाहिए, पर हम गांधी मैदान भर देते हैं, पर क्रेडिट कार्ड योजना पर कोई मुंह नहीं खोलता। मैं बात कर रहा हूं बिहार की क्रेडिट कार्ड योजना और
3,99,000 के लोन की। हमारे माशरे के कई उलमाए दीन मिलाद में, मंच पर, मस्जिदों में और खुतबों में, जुमा के खुतबे की बात करें, सूद लेना हराम है, हालात कैसे भी हों, सूद देना हराम है और सूद का लिखना हराम है, जैसी हदीसों पर तरजीह देते हैं। सूद से पढ़ना हराम है? मेरा सवाल ये है कि नहीं, सूद से पढ़ना हराम है तो क्रेडिट कार्ड हराम है कि हलाल है? बैंक के लोन जो 4% सूद के उन मजलूम बच्चों को, मिडिल क्लास बच्चों को मजबूर कर देते हैं हराम खोरी करने के लिए। उलमाए दीन का नज़रिया क्यों नहीं बदलता? उलमाए दीन इस पर क्यों बात नहीं करते? तैयारी उन्होंने कराई, तैयारी के बाद की फ़ीस हायर एजुकेशन में कौन देगा? अगर हम बात IIT की कर लें, चलिए हम IIT की बात कर लेते हैं। IIT का कॉलेज अलॉट हो गया, IIT रुड़की अलॉट हो गई, IIT कानपुर अलॉट हो गया, IIT पटना अलॉट हो गया, IIT के कुरुक्षेत्र अलॉट हो गया। फीस क्या होगी? स्मृति ईरानी जी ने फीस बढ़ाई, गांधी मैदान भरने की ज़रूरत थी या नहीं? मिनिस्टर थी, बात होनी चाहिए थी। तो लोन के कॉन्सेप्ट को बुनियादी ढांचा बना करके अगर हराम खोरी की तरफ हमें टूवर्ड्स कर दिया गया, तो कोई नेता जो किसी पार्टी का था उसने क्यों आवाज़ नहीं उठाई? फिर हम किसको अपना रहबर माने? JDU की सरकार बिहार में है, क्या क्रेडिट कार्ड योजना से हम इनकार कर सकते हैं कि हज़ारों हज़ार मुसलमानों के घरों में सूदखोरी पहुंच चुकी है? क्या कांग्रेस, क्या BJP, क्या RJD और कौन पार्टियों की हम बात करें, कौन इससे अछूता है? सब के सब अपने मतलब की बात कर रहे हैं। जब जो ज़रूरत जिस मन से कहने की ज़रूरत पड़ रही है, वो उस पार्टी और उस पॉलिटिक्स में जाकर अपने आप को गंगा स्नान करके पवित्र बता दे रहा है। बात है बच्चों के करियर की, हायर एजुकेशन के हलाल और हराम के तमीज़ की, तो हम फिक्रमंद हैं आपके लिए कि प्रिपरेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट है, जिसके लिए सरकार ने व्यवस्थाएं कायम की हैं। व्यवस्थाएं हैं 50% मार्क्स यदि किसी छात्र के पास है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो में, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, और वो देश और दुनिया के किसी स्ट्रीम में पढ़ना चाहता है, MBBS को छोड़कर हम उसकी फ़ीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, हम सूद से उसे बचाना चाहते हैं, फिर भी ईमान ताज़ा नहीं होता उन उलमाए दीन का कि वो मदरसे की मीटिंग में भी इस बात के लिए हमें एक बार दानिश्वर समझकर बुला लें। वक़ार कम हो जाएगा उनका। मैं सैयद हूँ कि शेख हूँ, मैं मलिक हूँ, मैं बिरादरी और किस हलक़े से बिलोंग करता हूँ, ये जानना उनके लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी लग जाता है तब जब उनकी वसात ख़तरे में पड़ जाती है। दुख है मुझे। मैं एक ऐसे माइनॉरिटी मुसलमान बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ जिसको किसी एक ऐसे शख्स ने अवार्ड किया हो, रिवॉर्ड किया हो, अप्रिशिएट किया हो, जिनके नाम से न किसी माशरे को न किसी कौम को इतराज़ है। इनका नाम है APJ अब्दुल कलाम साहब। उनसे मिलने के बाद, कई बातों के बाद, कई कन्वर्सेशंस के बाद, एक छोटा सा ही एक अवार्ड जो बहुत अहमियत रखता है उस हर शख्स के लिए जो टीचर है, जो प्रोफेसर है। तो दानिश्वर होने की सर्टिफिकेट कौन सी है, मैं जानना चाहता हूँ उस हर दानिश्वर से कि 2019 में राष्ट्रपति नेपाल ने हाउस में बुलाकर एक सम्मान दिया। हमारा माशरा मदरसे की मीटिंग में भी इस बात की तमीज़ नहीं रखता कि किस हायर एजुकेशन के मौजू पर एक बार मशवरे के लिए हम सब बैठ सकते हैं। एक बार यहाँ तो एक
लड़ाई सी है कि हम ज़्यादा या तुम ज़्यादा। इस रेस और इस लड़ाई में हम अपनी वसात टायर पंचर दुकान से लेकर मुर्गी खाने तक लेके चले गए। हम आए थे रहबरी करने और हमारी कोई रहबरी करने लायक नहीं। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अब कि हम प्रिपरेशंस की तरफ या इनरोलमेंट की तरफ। अगर हम प्रिपरेशन की तरफ, तो प्रिपरेशन के बाद इनरोलमेंट का खर्चा वही लोग क्यों नहीं उठाते जो प्रिपरेशंस के लिए उत्साहित करते हैं। हम इनरोलमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, भारत के ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को अमेरिका के बराबर ले जाना चाहते हैं, यूरोप के बराबर ले जाना चाहते हैं। और ये योगदान, ये पार्टिसिपेशन अगर मेरा हुआ तो हम फिर से अपने मुल्क में सर उठाकर जीने के लायक होंगे। ये ख्वाहिश कब्र में जाने से पहले और जाने तक, ये मुहिम कब्र में जाने से पहले और जाने तक अगर दिल से करी जाए और दिल से करने के लिए इकट्ठा हो जाएं हम, तो हमारे वक़ार और वजूद को फिर से इस्टेब्लिश किया जा सकता है। मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ इस वीडियो में कि हम 5000 सीटों के लिए कितने कॉलेज खोलने चाहिए ये समझना होगा आप सबको। एक कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा 420 से 407 सीटें हो सकती हैं स्ट्रीम को लेकर के। तो आप क्या करें, 5000 को 420 या 460 से डिवाइड कर, तो नंबर आएगा। और जो आपके साइड में मैंने लिख दिया, ये नंबर जो आपके साइड में दिख रहा है, इतने कॉलेजों का मालिक होना पड़ेगा आपको इस खिदमत को करने के लिए। मैंने अपने इस प्रोग्राम और इस कॉन्सेप्ट से इन कॉलेजों का ना कि सिर्फ मालिकाना हक प्राप्त किया, मालिकाना हक पाया, बल्कि इस कॉलेजों में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं एक मिनिमाइज कॉस्ट पे, खाना, रहना और एग्ज़ाम फीस। इल्ज़ाम कौन लगा रहे हैं? इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं जिनकी दुकानें मेरी वजह से बंद हो रही हैं। वरना कोई भी एक शख्स, मुसलमान बच्चा, हिंदू बच्चा, सिख बच्चा, ईसाई बच्चा, हमारे 10 साल की इस मेहनत में मेरे सामने लेकर आइए जो ये कह दे कि उससे हमने 5000 या 2000 की रकम इस काम को कराने में ली है। हम वादा करते हैं, पहला, कि हम उससे शर्मिंदा होकर उसके जूते से अपने सर पे मार लेंगे और हम उसके पैसे वापस कर देंगे। मैं आपसे अपने मामलात की बात कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ना नहीं चाहता, पर मैं आपसे इस बात की भीख मांग रहा हूँ कि अगर आपका कोई मामला मेरे साथ फंसा है तो इसकी तहकीक कर लीजिए। आइए उस मामले को ख़ब्र में जाने से पहले ठीक कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं नर्सिंग की। नर्सिंग के कॉलेजेस को बनाने के लिए 300 बेड का हॉस्पिटल चाहिए। 120 की एफिलिएशन आईएनसी द्वारा मिलेगी, आईएनसी के ज़रिए। और हमने अल्लाह के करम से, अल्लाह का शुक्र है कि हमने हर बिरादरी के लिए, हर जात के लिए, हर धर्म के लिए अब तक 240 बीएससी नर्सिंग और तकरीबन 370 के आसपास जीएनएम और 200 के करीब एएनएम साइन की। एमएससी नर्सिंग की करीब 50 सीटें साइन की। और इस अगर कॉलेज को खोलना हो मुझे, तो मुझे 300 करोड़ रुपए की रकम चाहिए, क्योंकि मुझे 300 बेड के हॉस्पिटल्स तो खोलने ही होंगे, बल्कि 25 एकड़ का प्रांगण बनाना होगा इतनी सीटों को एफिलिएशन आईएनसी से लेने के लिए। बिना बनाए हुए मैंने अपने 500 से ज़्यादा कैंडिडेट के लिए सीटें लाई, आईएनसी के द्वारा अप्रूव्ड संस्थानों से सीटें लाई। और मुसलमान पूछ रहा है मुझसे कि आप करते क्या हैं, और वो भी मोबाइल पे। किस हरामखोर ने ऐसी व्यवस्था कायम कर दी कि घर बैठे फतवा जारी कर दिया जाए
किसी के ख़िलाफ़ भी बिना तहक़ीक़ के, जो हमारे नबी का उसूल नहीं था। और ये उसूल किसी मुसलमान के लिए अलग से नहीं बना था। आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते किसी गैर इस्लामिक इंसान पर भी बिना तहक़ीक़ के, मैं तो इस्लाम के अंदर हूँ। तो मेरा मानना ये है कि कोई पैगाम सही से पहुँच नहीं पा रहा। ऐसा हो सकता है क्योंकि आप पूरा वीडियो के लिए वक्त निकाल नहीं पा रहे, या फिर आप विज़िट नहीं कर पा रहे। ये वीडियो सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के हर मुसलमान को जिसको मेरी आवाज़, मेरी भाषा समझ आती है, उन सब मुसलमानों को एक अपील है कि घर में कोई यतीम बच्चा हो तो मैं उसका चाचा, उसका मामा बन करके उसको गोद लेकर पढ़ाना चाहता हूँ। आपके कलेजे पे सांप क्यों लौट रहा है? वो हर ज़रूरतमंद बच्चे का चाचा बन करके, उसका बड़ा भाई बन करके, उसका मामा बन करके उसे पढ़ाना चाहता हूँ। उसे सिर्फ खाने रहने की रकम आप दे दो, एग्ज़ाम की रकम दे दो, और हम उसको एक बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन से इनरोल करके उसके ख्वाब पूरा कर देंगे। ये हमारा वादा है आपसे। ना कि सिर्फ बिहार का मुसलमान, कन्याकुमारी से, कश्मीर से, नेपाल का हर मुसलमान इस दरवाज़े पे आकर कोई एक बार कह दे कि वो खाली हाथ यहाँ से वापस गया है, तो वीडियो सोशल मीडिया पे डाल के बात करें। अगर वो सच हुआ तो हम उसके घर पहुंचकर उससे माफ़ी मांगेंगे और हम उससे कहेंगे कि हमसे कुछ चूक हो गई, हमें एक और मौका दीजिए। ये सिर्फ तब हो सकता है जब वो मुझसे मिला ही नहीं है, मुझसे ख़ास तरीके से उसने टेबल पे बात नहीं की और मेरे ख़िलाफ़ वो बात कर रहा है। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए उसको एक बात कहना चाहता हूँ, कम इस्लाम को समझता नहीं हूँ, इस्लाम के मेन कोर को समझता हूँ। मैं उसको ये एलानिया तौर से बयान दे रहा हूँ कि एक दिन आखिरत के मैदान में मैं उसकी हर नेकी अपने नाम ट्रांसफ़र कर लूँगा यदि उसने मुझसे बिना मिले, बिना तहक़ीक़ के मुझ पर इल्ज़ाम लगाएगा। और मेरी सब बुराई जो मुझसे चूक हो गई होगी, ज़रूरत पड़ने पर उस पर ट्रांसफ़र कर दूँगा और उसकी नेकी लेकर अपने जन्नत का रास्ता कम से कम ठीक कर लूँगा। इसलिए बिना तहक़ीक़ के इल्ज़ाम लगाने वाले शख्स को, बिना मिले तहक़ीक़ किए इस शख्स को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे भाई कि इस लड़ाई में हम तभी इस लड़ाई को, इस मुल्क में हम अपनी वसात को बचा सकते हैं, बना सकते हैं, जब मेरा यूथ पढ़ा लिखा होगा। हर मुसलमान जो कुछ किसी कोर्स में MBBS को छोड़कर, मेरे पास MBBS की कोई कोर्स नहीं, 5 साल के डॉक्टरेट की डिग्री सिर्फ BPT में मेरे पास एक कोर्स है, बाकी 5 सालाना MBBS कोर्स को छोड़कर ऐसा शायद कोई कोर्स हो जो मेरी ट्रस्ट किसी बच्चे को देने में असमर्थ हो। हम ख्वाहिश पूरी तो नहीं कर सकते, पर ज़रूरत पूरी करने के लिए हम हर मुसलमान बच्चे का, बच्चियों का वेलकम करते हैं। और मुझसे कोई चूक, कड़वाहट, दर्द में ज़ुबान से हो गई हो तो मैं अपने हर बुज़ुर्गों से, हर नौजवानों से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये आवाज़ एक अपील है उस हर शख्स से जो मेरी इस मुहिम को समझकर भी घर बैठे इनकार कर रहा है। मेरा मिशन, मेरा अल्लाह जानता है कि पाक है, साफ़ है। एक बार मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आइए मिलकर हम इस मुल्क के हर उस नौजवान मुसलमानों की खिदमत करने में हम आपकी हिस्सेदारी क़ायम कर सकें। आइए मिलकर इस मुल्क में हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट को इंक्रीज़ कर सकें, मुसलमानों की इनरोलमेंट को, दूसरे हमारे भाइयों की इनरोलमेंट को। सारी कौम की रहबरी करने वाले इस प्रोग्राम में आप हिस्सेदार बन सकते हैं, मेरे मेंटर बन सकते हैं, मेरे गार्जियन बन सकते हैं और साथ साथ मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। और हम आपके परिवार का हिस्सा बनने के लिए यह अपील इस वीडियो से कर रहे हैं। थैंक यू। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।